एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो हर साल होता है और उसमें सीटीपी भी आता है। तो आज हम 27 दिसंबर 2021 को जो पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आता है। तो विकास क्या होता है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हमारा संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक जो सोच होता है वो डेवलप होता है। आज हम कुछ सीखते हैं, कल 2 दिन बाद हमें कुछ आज से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त रहता है। तो वो क्या है, हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमारा विकास आ जाता है। तो विकास क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, केवल गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा केवल मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, तीसरा न मात्रात्मक ना ही गुणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? पहला लिखना, दूसरा कूदना, तीसरा दौड़ना, चौथा तैरना। जो सूक्ष्म गत्यात्मक, तो सूक्ष्म से ही पता चलना है कि बॉडी के छोटे पार्ट का यूज करना है, ना कि बड़े पार्ट का। तो लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। तैरने में हम किसका पूरे हाथ का प्रयोग करते हैं? दौड़ते हैं तो हम पूरे पैर का प्रयोग करते हैं, कूदते भी हैं तो हम पूरे पैर का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अपनी उंगली का सिर्फ प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? पहला, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमता के उत्थान का इष्टतम चरण, दूसरा गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, तीसरा शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण, चौथा किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण। तो संवेदनशील जो चरण होता है बच्चों में, इससे क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमता के उत्थान का चरण, जब बच्चा अपने विकास के उत्थान में होता है, संवेदनशील मनोवैज्ञानिक विकास की अवधि होती है। इस दौरान बच्चे बहुत शक्तिशाली क्षमता होती है। बच्चा महान चीज, भाषा, आंदोलन जैसे शक्तियाँ जैसे बहुत महत्वपूर्ण, मतलब कि इसमें जो बच्चा है काफ़ी चीज़ को सोचने और समझने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं में उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। संवेदनशील से क्या तात्पर्य है? उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो ऑप्शन 1 है हमारा, बच्चे की द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। चौथा, यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है। तो समकक्षीय संदर्भ के समूह में क्या सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बच्चे के द्वितीय समाजीकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी ये सही बात बोल रहा है कि बच्चे की भूमिका होगी। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पहला, अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा अनुबंधन, नैतिक एवं अधिकार एवं कानून, चौथा सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, ये जो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समायोजन घटित होती है जब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उसका रूपांतरण करते हैं। दूसरा, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव में अभिप्राय को समझते हैं। तीसरा, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। चौथा, बच्चे अपने अमूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो समायोजन घटित क्या होता है? तो ये हमारा जो है ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। उनमें 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चे डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया। पहला, क्रमबद्धता। दूसरा, श्रेणी वर्गीकरण। तीसरा, सकारात्मक अनुमान। चौथा, प्रतिज्ञान्ति चिंतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण को अभी बच्चा नहीं समझ पाया है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्ययन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? पहला, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत पर। दूसरा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। तीसरा, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। चौथा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर। तो ये किस पर आधारित है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। रटन स्मृति। दूसरा, सत्ता के प्रति अनुकूलता। तीसरा, आलोचनात्मक चिंतन। चौथा, प्रतिस्मरण और सतत अभ्यास या ड्रिल। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है उसमें किसको महत्व दिया जाता है? तो आलोचनात्मक चिंतन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उसका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? पहला, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। दूसरा, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। दूसरा, अंतर्व्यक्ति बुद्धि। तीसरा, भाषायिक बुद्धि। चौथा, प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्व्यक्ति बुद्धि। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, उपकरण वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है? तो दोनों बात सही है। जो प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर लगा देंगे तो वो बच्चे उसको समझने में उसको आसानी होगा। उपकरणी वातावरण भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है ये सब करने से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषता और स्वभाव के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। पहला, लिंग जेंडर। दूसरा, जेंडर लैंगिकता। तीसरा, जेंडर लिंग। चौथा, लैंगिक जेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 लिंग और जेंडर।
जिसे विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोग होगा। जो भाषाई कक्षा है जिसमें अलग अलग तरह की भाषा बोला जाता है उसके लिए कौन उपयुक्त होगा। पहला, स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भांति करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में संवाद कर सकते हैं। दूसरा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग में उन्हें आसानी हो। तीसरा, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा के अलगाव एवं भाषा में संवाद करते हैं। चौथा, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और भाषा को और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग करने में आसानी हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए और बच्चे को उसी भाषा में बोलने देना चाहिए जिसमें वो बात करने में कंफर्टेबल फील हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानवकृत परीक्षणों में संदर्भ में सही है। पहला, यह छात्र में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं। तीसरा, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधता पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। चौथा, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो इसमें से क्या सही है? देखिए, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आने वाले कौन कौन से रुकावट है जो हमें रोकेगा, तो उसको जो हम निकालते हैं फिल्टर करके, वो हमारा अधिगम के लिए आकलन कराता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सिर्फ साल के अंत में परीक्षा। दूसरा, बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रतिलेखीकरण। तीसरा, मानकीकृत परीक्षण। चौथा, केवल प्रत्याशरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बच्चों की संप्रदाय बुद्धि का नियमित परिलेखीकरण अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। तो क्या कहती है? सवाल उत्तर तक पहुंचने के लिए व्याख्या करने के लिए कहती है। तो यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है? अर्थहीन है। दूसरा, कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए। तीसरा, अधिगम की गति को बाधित करती है। चौथा, अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है। पहला, सृजनात्मकता। दूसरा, स्वलीन। तीसरा, अधिगम विकार। चौथा, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौन सा स्तर मान रखती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। जो ये समावेशी शिक्षा के लिए इन चारों का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाता है। ये बच्चा जो है उसको शब्द से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका क्या? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार। तो ये जो बच्चा है वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया का ये शिकार है ये बच्चा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, पर मौलिक एवं अभिसारी समाधान को खोज कर लेती है। यह गुण किसी और संकेत करता है। पहला स्वकेंद्रिता, दूसरा सृजनात्मकता, तीसरा बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा संज्ञानात्मक विलंबता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसके द्वारा बच्चा जो है एक कार्य को अलग अलग तरीकों से करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? पहला बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, दूसरा त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, तीसरा चीटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, चौथा सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो आंशिक जिसको देखने में मतलब देखने में प्रॉब्लम होता है, पूरी तरह से देखने में दिक्कत नहीं है, वो आधा देख पाता है, तो उसके लिए कौन सी इन चारों में से कौन सा है जो उपयुक्त होगा, उसको कैसे पढ़ सकता है? तो बड़े प्रिंट वाली छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र वाली चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 पहला सही है। पहला सही है। बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें को वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। छोटी त्रिआयामी मानचित्र वाले चार्ट, ये भी सही होगा। सॉफ्टवेयर जो मूल वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो पहला है संप्रदाय नक्शे के निर्माण में बच्चों की सहायता, दूसरा बच्चों की स्मृति सहायक विधि और खंडीकरण के उपयोग की सीख, तीसरा है बच्चों को प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, चौथा बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली कौन सी नहीं है? तो बताइए आपके अनुसार कौन सा है जो प्रभावशाली नहीं है? तो बच्चों को प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। तो बच्चे को उतारने के लिए कहना, इसमें बच्चा क्या होता है? एक्टिव नहीं रहता है, तो ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित है? पहला, अमेरिका की राजधानी क्या है? दूसरा, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर? तीसरा, 3 अंक वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? चौथा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रतीकात्मक ज्ञान, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3 अंक वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए? वेतन और अभ्यास पर आधारित, दूसरा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, तीसरा पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, चौथा परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? पहला, अधिगम पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। दूसरा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तीसरा, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानवकृत परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। चौथा, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये कौन सा एक है जो सार्थक अधिगम के बारे में बता रहा है? तो अधिगम एक प्रक्रिया है जो बच्चे द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी में सम्मिलित करता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन, चौथा साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या कहलाता है? ऑप्शन 2, अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का
कक्षा में उपयोग हो रहा है? पहला व्यवहारवादी, दूसरा संरचनावादी, तीसरा मनोविश्लेषणवादी, चौथा प्रतिपादक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा ऑप्शन 2 संरचनावादी। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्या के समाधान की वह प्रक्रिया जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है कहलाता है अनुरूपक, पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, तीसरा कलन विधि, चौथा स्मरण सहायक विधियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पक्ष कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चा गलतियां करता है तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलत करना न छोड़ दें। तीसरा, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। चौथा, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो गलतियां करे तो क्या करनी चाहिए आप बताइए? जब कोई स्टूडेंट गलती करेगा तो आप क्या करिएगा? उसको मारिएगा जाके या फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दीजिएगा? जी नहीं, ये टोटल गलत हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बना रहे हैं, कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो निश्चित और भय पैदा करके, दूसरा स्पर्धा परीक्षण द्वारा, तीसरा व्यक्तिगत निपुण लक्ष्य को निर्धारित करने में उसकी सहयोग देकर, चौथा वास्तविक इनाम जैसे टॉफ़ी देकर। तो आंतरिक अंदर से कब बच्चा मोटिवेट होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है? जब अंदर से कब मोटिवेट होता है वो? जब वो आंतरिक निपुणता लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसके सहयोग देकर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रतिस्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अधिसंज्ञान। विद्यार्थियों की योजना बनाने, जांचना, मूल्यांकन करना और अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।